कॉलेज में। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़नी होती है। सो अपन एक जनरल बात से शुरू करते हैं। भाई जैसे अभी आप मुझसे पूछो कि भाई सर आपकी इनकम क्या है, तो चूंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो वहाँ से जो मुझे सैलरी मिलता है वो मेरी इनकम है। और थोड़े बहुत मैं कोर्सेज बनाता हूँ, वहाँ से मेरी इनकम होती है, वो मेरी इनकम है। इसी तरह मेरे पड़ोस के लोगों की इनकम जोड़ दी जाए तो मेरे पूरे मोहल्ले की इनकम आ जाएगी। जिस सिटी में मैं रहता हूँ उसके हर घर के हर मेंबर की इनकम को जोड़ दिया जाए तो उस शहर की इनकम आ जाएगी। ऐसे ही एक प्रदेश की इनकम आ जाएगी और फिर ऐसे ही एक देश की इनकम आ जाएगी। मैं कहना ही चाहता हूँ कि देश की इनकम निकालना कठिन कार्य है, राष्ट्र की आय निकालना एक कठिन कार्य है, पर फिर भी अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सामान्य व बोलचाल की भाषा में कहो तो एक देश की जो इनकम होती है वो उसे राष्ट्रीय आय या उसे नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, इसमें अपन बहुत बेसिक बेसिक बातें सुनेंगे इस चैप्टर में ताकि अपने वो बात समझ में आ जाए। टेक्निकली जैसे अपन ने कह दिया एक देश की इनकम नेशनल इनकम होती है, टेक्निकली इसे कैसे पढ़ा जाता है, अब एक एक शब्द का महत्व है इसलिए मैं ध्यान से पढ़ूंगा। एक वित्तीय वर्ष की अवधि में, एक वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल से लगा के 31 मार्च, 1 अप्रैल से स्टार्ट करना है, 31 मार्च तक ख़त्म करना है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में देश के निवासियों द्वारा, देश के निवासी जो भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा उत्पादित अंतिम उपभोग्य वस्तुओं व सेवाओं। ठीक है, देखिए मैं कोचिंग कराता हूँ मान लीजिए, तो मैं एक तरह से सर्विसेज देता हूँ। इसकी जगह अगर मैं कोई फैक्ट्री का मालिक होता तो मैं कोई वस्तु बना रहा होता, मेरी बेकरी होती तो मैं ब्रेड बना रहा होता, ठीक है, मेरी कपड़े की मिल होती तो मैं कपड़ा बना रहा होता। तो एक वर्ष में जो वस्तुएं और सेवाएं बनती हैं उनको अपन सामूहिक रूप से प्रोडक्ट कहते हैं। वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, सो वापस बात करते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में देश के निवासियों द्वारा जो प्रोडक्ट या जो प्रोड्यूस किया जाता है उसकी शुद्ध मात्रा के प्रचलित बाजार कीमत पे, मान लीजिए कि मैंने 10 ब्रेड बनाए और एक ब्रेड 20 रुपए का होता है। मान लीजिए कि पूरे देश के लोगों ने मिलकर 10 ब्रेड बनाए, एक ब्रेड 20 रुपए का होता है, तो इनकम हो गई 200 रुपये। यानी जितनी वस्तुएं आपने, या वस्तुएं और या सेवाएं, है ना, तो जितना प्रोडक्ट आपने पैदा किया है उसकी जो बाज़ार में कीमत चल रही है उसे अगर देश की मुद्रा में व्यक्त किया जाए, ऑब्वियस सी बात है अपन इंडिया में है तो चीज़ों को रुपये में करते हैं, अमेरिका वाले डॉलर में करेंगे। देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय का प्रवाह कहते हैं। अब यहाँ पे मुझे आज जो छोटे छोटे टॉपिक कवर करने हैं, मेन चैप्टर में तो अपन अगले वीडियो में घुसेंगे, पर पहले छोटे छोटे बुनियादी बातें। तो अपन एक प्रवाह और स्टॉक, फ्लो और स्टॉक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अभी के लिए आप समझ आ रही हैं कि नेशनल इनकम जो है वो फ्लो होती है, वो एक फ्लो है। मतलब फ्लो क्या होता है, एक पर्टिकुलर अवधि में, एक पर्टिकुलर अवधि में जो भी हलचल होती है उसे फ्लो कहते हैं। तो नेशनल इनकम एक वित्तीय वर्ष के दौरान होती है, तो जो भी एक टाइम डायमेंशन के दौरान होता है, जैसे एक महीने के दौरान जो होता है, या एक साल के दौरान होता है, एक हफ्ते के दौरान होता है, एक दिन में जो होता है, वो होता है फ्लो। तो नेशनल इनकम एक साल के अंदर कितना फ्लो हुआ उसे बताता है, तो ये एक प्रवाह चर है। तो नेशनल इनकम इज़ अ फ्लो वेरिएबल। ठीक है, ओके। वेरिएबल क्या होता है, जो बदलता रहता है, बदलता स्टॉक भी है। सर स्टॉक वो माल, स्टॉक का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ढेर, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप कुछ काउंट करें तो उसे वो कहेंगे स्टॉक। जैसे आपने किसी एक पर्टिकुलर दिन पे गिना कि देश की आबादी कितनी है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पॉपुलेशन कितनी है, तो वो हो गया स्टॉक। अब इस साल गिनोगे तो अलग आएगी, अगले साल गिनोगे तो अलग आएगी, तो वो बदलेगा तो सही, तो है तो वो वेरिएबल, लेकिन वो स्टॉक वेरिएबल है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट होता है। और एक जो पीरियड ऑफ टाइम, एक अवधि के दौरान जो गणित होता है, जिसकी गणना होती है, वो फ्लो वेरिएबल होता है। ओके, ये वाली जो परिभाषा है, चूंकि वो अगले चैप्टर में जब मैं जीडीपी पढ़ाऊंगा, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, अगले वीडियो में अपन 4 कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, तब मैं आपको वहाँ डिटेल से समझा दूंगा। अभी इस पे मैं नहीं आ रहा, अभी मोटे तौर पे समझो आप। इसका मतलब ये है, जैसे मैं पहले मतलब समझता था
मान लीजिए कि है ना भाई, नेशनल इनकम निकालनी तो क्या करो, देश के जितने लोग हैं सबसे उनकी इनकम पूछो, वो इनकम एक कैलकुलेटर पे जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, तो वो हो गई नेशनल इनकम। ये मैंने जो बताया ये आय विधि है, इनकम मेथड है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। लेकिन जो पॉपुलर मेथड है, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, उसमें किया जाता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक देश के निवासियों द्वारा, अब इसमें भी दो कॉन्सेप्ट हैं भाई, एक होता है भारत में जो पैदा हुआ उसे काउंट करना है, या जो भारत के लोगों ने पैदा किया उसे काउंट करना है। तो अगर आप भारत में क्या पैदा हुआ, चाहे वस्तु चाहे सेवा, बार बार नहीं बोलूँगा, भारत में जो पैदा हुआ, अगर भारत की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से जाओगे, बाउंड्री के हिसाब से जाओगे, तो आप जीडीपी वाले कॉन्सेप्ट पे जा रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर भारत के निवासियों ने क्या पैदा किया, जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं उन्होंने क्या पैदा किया, चाहे उन्होंने इंडिया में रह के पैदा किया चाहे बाहर रह के पैदा किया, तो फिर वो आपका नेशनल इनकम कहलाएगा, ठीक है। तो एक डोमेस्टिक इनकम होती है, एक नेशनल इनकम होती है। तो मोटे तौर पे मैं वापस बार बार लौट रहा हूँ, थोड़ा सा स्टार्ट स्लो है, ठीक है। आप हमें स्पीड को 1.25x पे भी सुन सकते हो हमेशा ना, आराम से समझ में आ जाएगा स्पीड। तो मैं वापस बोलता हूँ, एक फाइनेंशियल ईयर में एक देश के निवासी, चाहे इंडिया में रह के चाहे इंडिया के बाहर रह के, एक फाइनेंशियल ईयर में एक देश के निवासी जो वस्तुएं और सेवाएं पैदा करते हैं, उनकी जो करंट मार्केट वैल्यू है, अगर उस करंट मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उन सब का टोटल किया जाए, जितनी वस्तुएं, कितनी हज़ारों लाखों करोड़ों वस्तुएं होती है, उन सबको उनके जो प्रचलित बाजार मूल्य है उससे मल्टीप्लाई करके फिर उन सब का योग किया जाए, तो वो होगा राष्ट्रीय आय। ये एक तरह से प्रोडक्ट मेथड है या प्रोडक्शन मेथड है, ठीक है। इसको वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, उस पर अपन आएंगे। एक तरीका और होता है ताकि बात ख़त्म हो जाए, वो होता है एक्सपेंडिचर मेथड। कि भाई अपन यूँ कर लो कि जैसे मान लो मैंने 40,000 रुपये खर्च किए, मेरे पड़ोसी ने 80,000 खर्च किए, तो जितना, या उससे पहले एक बात, मैंने 40,000 रुपये खर्च किए और 10,000 रुपये मेरे पास बचे हुए पड़े हैं, तो इसका मतलब है मेरी इनकम 50,000 हो गई। तो मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग, सब लोगों ने जितना स्पेंड किया है वो ले लिया जाए, और सब लोगों ने जितना सेव किया है वो ले लिया जाए, तो सेविंग और एक्सपेंडिचर का जो जोड़ होगा ना, वो भी नेशनल इनकम होगा। अगर एक सही तरीके से कैलकुलेट किया जाए तो तीनों मेथड से इक्वल आंसर आएगा, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, देयर आर 3 मेथड्स, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। तो जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है, जिसे जिसे कोई कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, या जिसे कोई प्रोड्यूसर, उत्पादक उत्पादन में काम लेगा, ठीक है ना। आप ये मत समझना कि एक देश में जो ब्रेड बटर बनता है उसी को अपने को नेशनल इनकम में काउंट करना है। अगर एक खाती ने पलंग बनाया है जो 5 साल 10 साल चलेगा, तो वो भी जुड़ेगा, मतलब टिकाऊ वस्तु हो चाहे गैर टिकाऊ वस्तु हो, वो सब जुड़ेगा। या मान लीजिए कि एक बड़े प्लांट में एक मशीन बनाई गई, ठीक है, वो मशीन कोई बंदा फैक्ट्री में यूज़ करेगा, तो जो मशीन इस साल बनी है वो भी वो भी नेशनल इनकम की काउंटिंग में जाएगा। तो वस्तुओं और सेवाओं से मतलब है सारे वस्तुएं या सारी सेवाएं जिनको जिनको सामने वाला कंज्यूमर यूज़ करेगा या सामने वाला प्रोड्यूसर यूज़ करेगा। कंज्यूमर यूज़ करता है कंजम्पशन के लिए, प्रोड्यूसर उसे खरीदता है प्रोडक्शन करने के लिए। तो जो भी चीज़ें, वस्तुएं, सेवाएं बनी हैं जिन्हें सामूहिक रूप से अपन प्रोडक्ट कहते हैं, उन सब का मौद्रिक मूल्य जोड़ा जाएगा। आपसे वो जुड़वाएगा तो है ही नहीं, आपको तो ये बातें सुनी हुई पता होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन कर सको। अभी बातों बातों में एक बात आया, राष्ट्रीय आय एक देश की अर्थव्यवस्था के प्रवाह को दर्शाता है, फ्लो को दर्शाता है। तो फ्लो और स्टॉक कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर में तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा, उससे पहले एक समझ लो, है ना, ठीक है। एक मोटे तौर पे समझ लो, इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग कार इन गुड्स इन इंडिया, भारत की कंपनी भारत में रह के जो कारें बना रही है, और फॉरेन कंपनी भी जो भारत में आके कार बना रही हैं। तो आप देखो भारत में कारें बन रही हैं, है ना, ये भारत के अंदर कारें बन रही हैं, तो ये आपकी डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी, ठीक है। इसमें फिर मैंने बताया ना, इसमें 4 कॉन्सेप्ट हैं, जीडीपी, और एक इससे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है एनडीपी, है ना, उसमें भारत के निवासी क्या बना रहे हैं वो देखते हैं, और फिर
इसमें से अगर डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट किया जाता है तो जीटीपी बन जाता है एनडीपी, अगर डेप्रीसिएशन को माइनस किया जाता है तो, और एनडीपी बन जाता है एनएनपी। ये सब क्या होते हैं अगले वीडियो में आएगा, तो अभी ज़्यादा अपने को परेशान नहीं होना है, मोटा मोटा अपन ने बातें की। ये इस स्लाइड से आप समझने की कोशिश करो। मान लेते हैं कि भारत में एक साल में मान लेते हैं कि 60,000 रुपये की वस्तुओं का निर्माण हुआ, और मतलब मान लीजिए गुड्स का निर्माण हुआ, और ये मान लीजिए 60,000 रुपये की वस्तुएं हैं, और भारत में एक साल में 60,000 रुपये की सेवाओं का निर्माण हुआ, तो वस्तुओं और सेवाओं का ये निर्माण के मौद्रिक मूल्य का जो योग लगेगा उसे अपन जीडीपी कहेंगे। ठीक है, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जो उत्पन्न हुआ उसे अपन जीडीपी कहेंगे। यहाँ मैं फिर कह दूँ, कंफ्यूज नहीं होना, जीडीपी का मतलब है भारत में जो पैदा हुआ, इर्रेस्पेक्टिव भारत के बंदे ने बनाया या विदेशी बंदे ने आके बनाया, अगर वो भारत की बाउंड्री में रह के बना है तो वो जीडीपी की काउंटिंग में जाता है। अगले वीडियो में डिटेल से आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स के स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। ये कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करना होगा। उस कोर्स में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप एक ही बार में अगर अपना स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर ये कोर्स लेना चाहिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ मिलेंगे। अगर इस कोर्स में ऑलमोस्ट 60 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर पे हमने 5-5, 6-6 वीडियोज़ बना रखे हैं जो आपको मिलेंगे, ताकि उस चैप्टर को आपको पूरा समझ में आ सके कि उस चैप्टर में है क्या। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाइट बोर्ड पे कराए गए हैं, इसके अलावा थ्योरी लेक्चर्स के वीडियोस भी दिए गए हैं। चैप्टर होने के बाद प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर के 100 से ज़्यादा एमसीक्यू कराए गए हैं, कहीं कहीं तो 200 या 300 एमसीक्यू भी हैं। मिनिमम हर चैप्टर के 100 एमसीक्यू दिए गए हैं। इसके अलावा सारा कोर्स हो जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए या एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए 50 सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं। एक सैम्पल पेपर में 150 एमसीक्यू हैं, टोटल 7500 एमसीक्यूज आर देयर। इसके अलावा हर चैप्टर के नोट्स हमने दिए हैं। ये नोट्स और सारे एमसीक्यू हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज से हैं कोई बैरियर नहीं है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोर्स लेने के बाद बाय द वे ऐसा होगा नहीं, पर बाय द वे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो 5 दिन के अंदर आप मनी बैक गारंटी ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपकी फीस पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। जस्ट आपको 5 दिन कोर्स को लेके देखना है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा ये सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो डाउट भेजेंगे शाम तक होते होते उसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब अपन पढ़ते हैं स्टॉक क्या और फ्लो क्या। मोटे तौर पे मैं अगर एक बात मैं आपको बताऊं, जिसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंट किया जाता है वो स्टॉक होता है, और जिसे एक अवधि के दौरान काउंट किया जाता है वो फ्लो होता है। इसके एग्जाम्पल को समझाने के लिए इन्होंने जो बुक दी थी, राजस्थान बोर्ड की एक बुक है, उसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लो 1 जुलाई है। 1 जुलाई में एक डैम, एक बांध पे आप गए और बांध में आपने वहाँ पानी देखा, वहाँ 20 फीट पानी भरा हुआ था। हाँ ना, अपने को पता है 6-7 फुट के बाद तो के बाद गहराई में तो आदमी डूबने ही लग जाता है, वहाँ 20 फुट पानी भरा हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है, बरसात के महीने होते हैं, बरसात के महीने में उसके अंदर पानी आता गया। कितना आया, मान लेते हैं कि बरसात में 20 फुट पानी की आवक हुई, इनकमिंग जो हुई वो 20 फुट और आ गया, पानी आता रहा बरसातों की वजह से। और फिर पूरे साल पीने का पानी, फैक्ट्री में पानी जाता है, तो वहाँ पे आपका बोल लेते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में जो मैंने लिखा है वो लिखा है 15 फुट पानी कंज्यूम कर लिया गया, तो नेट आपका 5 फुट बच गया। तो आपका जो जल स्तर आप नापोगे साल भर के अंत में वो 25 फुट होगा। मैं कहता हूँ आप तारीख देखो, 1 जुलाई को जो आपने डैम का लेवल नापा, वाटर लेवल नापा, वो स्टॉक है। वर्ष के अंत में 30 जून को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपने काउंट किया, नापा, उसकी डेप्थ को नापा, वो स्टॉक है। और ये पूरे साल जो आता रहा जाता रहा वो फ्लो है। ठीक है, वो फ्लो है। तो
पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में शुरू में क्या था, अंत में क्या है, वो है स्टॉक, और बाकी जो आता रहा जाता रहा वो फ्लो है। ठीक है, हमारी बॉडी में पूरे टाइम रक्त आता रहता है, जाता रहता है, फ्लो होता रहता है, एनर्जी है, आती रहती है, जाती रहती है, फ्लो है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा और अपन समझते हैं स्टॉक और फ्लो में क्या अंतर होता है। कि सर ये समझना ज़रूरी है क्या? हाँ, मतलब अभी जैसे अपन ने कहा कि नेशनल इनकम जो है वो एक अवधि के दौरान नापी जाती है, तो वो फ्लो का एग्जाम्पल है। और एक पर्टिकुलर समय में देश के पास कितना वेल्थ है, जैसे अगर मैं अभी जाऊँ, जैसे मैं आज जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज 24 नवंबर है, 24 नवंबर 2024 है, और मैं आरबीआई के पास कितने फॉरेन एक्सचेंज पड़े हैं वो अगर मैं काउंट करूँ कि हमारे पास कितनी विदेशी मुद्रा 24 नवंबर के दिन पड़ी है, तो वो स्टॉक है। ठीक है, जो दुकान में हमारे पास माल पड़ा हुआ होता है वो स्टॉक होता है। और पूरे दिन में, पूरे हफ्ते में, पूरे महीने में जो अपन सेल करते हैं, परचेज करते हैं, वो फ्लो होता है। अगर आप इसे अकाउंट से कनेक्ट करके बात करना चाहो तो मैं कह सकता हूँ जो बैलेंस शीट आइटमें होती हैं वो स्टॉक होती हैं, और जो ट्रेडिंग पी एंड एल में आइटमें होती हैं वो फ्लो होती हैं। जैसे अगर आपने कभी ट्रेडिंग पी एंड एल में गौर किया हो, जब आप अकाउंट्स बनाते हैं तो उसके नीचे लिखा जाता है फॉर द पीरियड एंडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड, या फॉर द ईयर एंडिंग, या फॉर द मंथ एंडिंग, फॉर द पीरियड, इस तरह से लिखा जाता है। और बैलेंस शीट में लिखा होता है, उसके नीचे लिखा होता है बैलेंस शीट एज एट। तो बैलेंस शीट इज़ अ पॉइंट स्टेटमेंट। तो पॉइंट स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पाया जाता है उसे स्टॉक कहते हैं, और पूरे साल के दौरान जो चलता है वो फ्लो होता है। स्टॉक इज़ अ वेरिएबल। देखो, वेरिएबल का मतलब क्या है, जो बदलता रहता है। बांध में पानी हमेशा उतना ही थोड़ा ना रहता है। जैसे अभी मैं अपने एग्जांपल में, शुरुआत में 20 फुट पानी था, बाद में 25 फुट पानी है, तो बदला तो है, तो वेरिएबल है। लेकिन स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल है जिसे स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे मापा जाता है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नापा तो क्या पाया। फ्लो क्या है, फ्लो भी एक वेरिएबल है दैट कैन बी मेजर्ड एट अ ओवर ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये ड्यूरेशन छोटी बड़ी कुछ नहीं भी हो सकती है। शुरू, एक अवधि के दौरान जो हलचल होती है उसे फ्लो कहते हैं। अच्छा, टाइम डायमेंशन, स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, उसमें तो आप पर्टिकुलर पॉइंट पे मापते हो। ठीक है, फ्लो में हमेशा एक टाइम डायमेंशन होता है, एक दिन में। जैसे अगर कभी भी आए ना, जुलाई के महीने में 4 सेंटीमीटर बरसात हुई, ये है, तो आप बोलेंगे फ्लो, क्योंकि जुलाई के महीने में एक टाइम डायमेंशन आ गया। पिछले हफ्ते में इतनी बर्फ़ गिरी, तो वो जो बर्फ़ गिरना है वो फ्लो है, क्योंकि पिछले हफ्ते में जो हुआ। ठीक है, नेचर। स्टॉक के काउंट के लिए आपको थोड़ी देर ठहरना होगा। अगर आपको बांध में कितना फुट पानी आ गया है, तो थोड़ी देर के लिए फ्लो को रोकना पड़ेगा। अगर आप इवन समझो स्टॉक अगर आपको काउंट करना है तो थोड़ी देर के लिए आपको गोडाउन के दरवाजे बंद करने पड़ेंगे और स्टॉक काउंट करना पड़ेगा। अगर आप रात को गले में बैठ के नोट गिन रहे हो तो थोड़ी देर मुनीम को कहना पड़ेगा कि अभी पैसे ना तो लेने आई हो ना देने आई हो, मैं पैसे काउंट कर रहा हूँ। क्योंकि काउंट करते करते समय वो देके जाएगा, लेके जाएगा, तो फिर आप गिनोगे कैसे। तो स्टॉक के लिए आपको एक ठहरना पड़ता है, एक ठहराव होता है। तो स्टॉक इज़ अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, स्थैतिक। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ठहरना पड़ता है, तो स्टॉक इज़ अ स्टैटिक। स्थैतिक हिंदी में और स्टैटिक इंग्लिश में। और फ्लो जो है, फ्लो का मतलब ही है बहना, तो फ्लो इज़ अ डायनेमिक, है ना, प्रावेगिक। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट है। इन्फ्लुएंस, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जो स्टॉक है वो फ्लो को प्रभावित करता है। ठीक है, अगर आप धंधे में कैपिटल बढ़ा दोगे, अगर आप धंधे में कैपिटल बढ़ा दोगे तो बाद में आपकी सेल्स परचेज बढ़ जाएगी, आपके टर्नओवर नेक्स्ट लेवल चले जाएंगे। अगर आप धंधे में ज़्यादा पूंजी, ज़्यादा मशीनें लगा दोगे तो कहने का मतलब है स्टॉक को बढ़ाकर घटाकर आप फ्लो को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो आपको फ्लो है वो भी स्टॉक को प्रभावित करता है। मान लीजिए एक साल में आपकी सेल परचेज का जो फ्लो है, उससे जो प्रॉफिट जनरेट होगा उससे आपकी कैपिटल प्रभावित होगी। कहने का मतलब है स्टॉक जो है वो फ्लो को प्रभावित कर सकता है, और फ्लो में हो रहा परिवर्तन स्टॉक को प्रभावित कर सकता है। एग्जाम्पल, ये अब इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट, सेविंग। सेविंग आप कैसे निकालते हो? जैसे मान लीजिए मेरी इनकम है, मान लीजिए 50,000 रुपया,
और मैंने उसमें से 40,000 रुपये खर्च कर दिया, तो अब जो मेरे पास बचा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं गिनने बैठूंगा मेरे पास कितने पैसे बचे हैं, कितने पैसे बचे हैं, तो वो जो है वो ये स्टॉक का एग्जांपल है। इस इस महीने या इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी बचत कितनी हुई। एसेट, आपके पास किसी खास दिन कितने एसेट्स हैं, आपके पास किसी खास दिन किसी खास पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी इन्वेंट्री है, आपकी कितनी आबादी है, डेमोग्राफिक, ठीक है, जनसंख्या, आपकी पर्टिकुलर एक होता है वर्ड वेल्थ, आपके किसी दिन आपके पास कितनी वेल्थ है, ये सब स्टॉक के एग्जांपल हैं। और इन्वेस्टमेंट, एक साल में आपने स्टॉक मार्केट में कितना इन्वेस्ट किया, जुलाई में कुछ किया, अगस्त में कुछ किया, तो एक पर्टिकुलर साल में आपने कितना इन्वेस्ट किया, वो आपका कहलाएगा अपना फ्लो। एक साल में या एक महीने में आपकी कितनी सेल हुई, कितनी रेवेन्यू हुई, कितना डिविडेंड आपको मिला, कितनी आबादी बढ़ी, ठीक है। मान लेते हैं कि साल की शुरुआत में हमारी आबादी 120 करोड़ थी, पूरे साल बच्चे जन्म लेते रहे, वृद्ध लोग मरते रहे, जन्म मृत्यु होती रही और हमारी आबादी 125 करोड़ पहुंच गई। तो ये जो स्टार्टिंग है ये स्टॉक है, एंड है जो स्टॉक है, और बीच के अंदर जो पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई है वो एक फ्लो है, ठीक है। और वैसे तो आ गया है, फिर भी और समझना हो तो स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्टॉक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है और फ्लो जो होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। आगे हमें समझ में, वापस वही बात है, स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, वेरिएबल में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में होता है, हफ्ता टू हफ्ता, महीना टू महीना, कुछ भी हो सकता है। स्टॉक एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। आप कहेंगे सर सेम है, थोड़े से इसके एग्जांपल थे वो समझने। जैसे 31 मार्च 2018 को कितनी पॉपुलेशन है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी आबादी है, तो ये हो गया आपका स्टॉक। अब इससे मिलता जुलता है, यहाँ देखो 2018 में कितने बच्चों का जन्म हुआ, तो आप क्या देख रहे हो, एक वर्ष में कितने बच्चों का जन्म हुआ, तो आप एक अवधि को ले रहे हो, एक पर्टिकुलर अवधि को आप ले रहे हो कि इस वर्ष में कितने बच्चों के, तो नवजात की जो संख्या है, जो जन्म लेने वालों की संख्या है, वो आपकी फ्लो हो गई, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, जन्म लेने वालों की संख्या से ही जनसंख्या बनती है और जनसंख्या से ही डिपेंड करता है कि कितने बच्चे जन्म लेंगे। आप समझ रहे हो, जन्म लेने वाले बच्चे स्टॉक की मात्रा को चेंज कर देते हैं, जनसंख्या को बदल देते हैं। और जनसंख्या है, मान लीजिए 50 करोड़ परिवार हैं और 50 करोड़ परिवारों में से 20 करोड़ परिवारों में शादीशुदा बच्चे हैं, तो उसी से बच्चों की संख्या तय होगी। टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली, अगर आप पर्टिकुलर दिन गिनो कि दिल्ली में कितनी रजिस्टर्ड मारुति कारें हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप काउंट कर रहे हो, तो ये स्टॉक है। और अगर जनवरी में कितनी मारुति कारें पैदा हुई, तो वापस देखो एक टाइम डायमेंशन आ गया, जनवरी में कितनी कारें पैदा हुई मतलब निर्मित हुई, मैन्युफैक्चर की गई, तो ये फ्लो आ गया। मनी सप्लाई, मनी इन सर्कुलेशन, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे कभी आपको ध्यान है डीमोनेटाइजेशन हुआ था शायद तक 16 नवंबर ऐसा कुछ तारीख थी, तो उस समय देश में कितनी करेंसी थी, तो वो स्टॉक था। एक्सपेंडिचर और ट्रांजैक्शंस इन मनी इन अ पर्टिकुलर पीरियड, एक साल में हम जो स्पेंड करते हैं, एक साल में जो गवर्नमेंट नोट प्रिंट करती है, वो है फ्लो, ठीक है। नेशनल वेल्थ, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद देश के पास कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, M1 M2 M3 M4, ये जो मनी के कॉन्सेप्ट होते हैं, कितना पर्टिकुलर मनी हमारे पास है, नेशनल वेल्थ कितना है। और एक पर्टिकुलर अवधि में जो देश कमाता है, एक पर्टिकुलर अवधि में देश में जो वस्तुएं सेवाएं उत्पादित होती हैं, उनका जो मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है, उससे नेशनल इनकम बनती है, तो ये एक फ्लो वेरिएबल है। और अगर आप गोडाउन में जाके काउंट करो कितना वीट स्टोर कर रखा है हमने, तो वो स्टॉक है। और अगर आप ये देखो कि गेहूं की पैदावार कितनी हुई, तो ऑब्वियस सी बात है 4 महीने या 6 महीने की सीज़न के दौरान जो गेहूं पैदा हुआ होगा आप उसको गिन रहे हो, तो 2 अवधि के दौरान जब आप गणना करते हो तो फ्लो है। मुझे पता है आपको यहाँ बात समझ में आ गई है, मुझे और चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक और फ्लो वेरिएबल पे बहुत सारे MCQ प्रैक्टिस शीट में गिवन है, होप आप उनका आंसर अब बिल्कुल सही सही लगाओगे, ठीक है। चलो इसके बाद दूसरी बात अपन समझते हैं, ये है आय का चक्राकार प्रवाह, ठीक है।